हो रहा है विजयी। लाइव दिखाई देने लगा है वैसे ऊपर लिखा हुआ। लाइव हो गया है क्या, देख लो एक बार। जी हो गया। मधु आंटी को बोलो। नमस्कार मैं देख लूँ, मैंने लाइव शो नहीं कर रखी। परिणीता मैडम, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी, सुन पा रही हाँ हूँ। हाँ हाँ, लाइव हो गया मैम। परिणीता जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी, सुन पा रही हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ करें नमस्कार। मैम। जी जी जी, नमस्कार, बहुत स्वागत बहुत आप दोनों स्वागत का, स्वागत करेंगे। आप बहुत लोग। बहुत 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 स्वागत परिणीता जी और रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस एक शाम साहित्य के नाम मंच पर, शब्द वीणा के मंच पर जो हमारा प्रोग्राम है जी जी, उसका स्वागत स्वागत। हार्दिक बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। और माँ सरस्वती का वंदन अभिनंदन करते हुए, एक सेकंड, मधु जी हैं लाइन पर, मैं जरा बात कर लेती हूँ। हम्म, असल में आज कुछ नेटवर्क समस्या आ गई है ना, इसीलिए जो है वो अ, मधु वशिष्ठ जी जुड़ नहीं पा रही हैं, और इसीलिए कार्यक्रम में विलंब भी हो रहा है। हम लोगों ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आज के कार्यक्रम की जो आमंत्रित साहित्यकार हैं, प्रणीता प्रभात जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आभार रोज मैम, मैम मुझे आ भी। जाए तो फिर ये मंच मैं आपके हवाले करूंगी। आपको सादर नमस्ते। और शब्दवीणा केंद्रीय पेज से जुड़े हुए जो साहित्यकार हैं, साहित्य अनुरागी हैं, उनका भी बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। शब्दवीणा हरियाणा प्रदेश समिति की जिला समिति, फरीदाबाद जिला समिति के द्वारा ये आयोजित होती है। जो ये एक शाम साहित्य के नाम, जो ये जो साहित्यिक जो हम लोग का जो कार्यक्रम आयोजन होता है, उसका उसकी संयोजक सरोज मैम है, सरोज कुमार जी, जो शब्दवीणा हरियाणा प्रदेश की सचिव भी हैं, फरीदाबाद जिला समिति की संरक्षक भी हैं। तो आज का संचालन मैम के ही हवाले में करके आप लोगों से यहाँ पर से जो है मतलब वीडियो मेरा ऑफ रहेगा, मैं तो बनी ही हूँ, कार्यक्रम में मैं जुड़ी रहूंगी। तो फिर से दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी जो साहित्यकार जुड़े हैं, जो साहित्य अनुरागी जुड़े हैं केंद्रीय पेज से, उनका भी स्वागत। और अब ये मंच आप लोगों को समर्पित। धन्यवाद, स्वागत। मैडम, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? दे रही है मैम, दे रही है। हाँ, मधु मैडम एक्चुअली लाइन पर थी। उन्होंने कहा है कि मैं जितने भी लिंक खोल रही हूँ वो सभी 6 दिसंबर के हैं। तो मैंने एक बार फिर से उनको लिंक भेज दिया। अब वो बाकी हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अगर वो आ जाती हैं प्रोग्राम में तो रश्मि मैडम से गुजारिश है कि वो उनको लाइन पर ले लेंगी। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। तो माँ वीणा का वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आज हमारे मध्य परिणीता जी विराजमान हैं, उनको सत सत वंदन और नमन करते हुए उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और स्वागत में 2 लाइनें प्रेषित करती हूँ कि शब्दों की पावन संध्या, परिणीता जी हैं मेहमान, स्वागत इन पुण्य आत्मा का, जिनके कर्म हैं बड़े महान। तो स्वागत बहुत है बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और पुण्य कर्मों को का जो सुनने का और उसके सफ़र का हमें जो है आ, एहसास हो, और समाज में आपके उन पुण्य कर्मों का प्रकाश कुछ फैले, बस इसी भावना से इस प्रोग्राम को आज हमने सजाया है, संवारा है और आपको यहाँ बुलाया है कि उसकी खुशबू जो है, आपके किए गए कार्यों की खुशबू हमारे समाज में फैले और हमारा समाज अच्छे कर्मों के साथ सुगंधित हो। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप अपने शब्द प्रेषित करें माँ वीणा को याद करते हुए। बहुत धन्यवाद दी। और
आपका बहुत आभार कि मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम से जोड़ा, इतने सुंदर मंच से जोड़ा आपने मुझे। तो सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ और दो पंक्तियों से उनका आवाहन करती हूँ। हे माँ ज्ञान की ज्योति जलाओ, हे माँ ज्ञान की ज्योति जलाओ, अज्ञानता को दूर भगाओ। प्रपुष्टित हो ज्ञान की ज्योति, प्रस्फुटित हो ज्ञान की ज्योति, जीवन को ज्योतिर्मय बनाओ। सफल हो जाए ये जन्म तेरे प्रकाश से, सफल हो जाए ये जन्म तेरे प्रकाश से। महिमा अपनी ऐसी दिखाओ, हे माँ महिमा अपनी ऐसे दिखाओ। और शब्द बिना के इस पावन मंच को नमन करती हूँ और इसके सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करती हूँ। साथ ही आज इस कार्यक्रम की संयोजिका सरोज दी का आभार व्यक्त करती हूँ और दो शब्दों से मैं अपने जो अपना जो दिल की जो बातें हैं उनके लिए दो शब्द में कहना चाहती हूँ। है भला की खूबसूरत आप, है भला की खूबसूरत आप, दिल भी है आपका सोने सा। है भला की खूबसूरत आप, दिल भी है आपका सोने सा। नाम सरोज आपका है, रिश्ते बनाती है रूहों का। नाम सरोज है आपका, रिश्ते बनाती हैं आप रूहों का। है आपकी प्यार अपनापन मुस्कुराहट बांटती हैं आप, प्यार अपनापन मुस्कुराहट बांटती हैं आप। है आपकी खुशबू गुलों में फूलों सा, है आपकी खुशबू गुलों में फूलों सा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। क्या बात है परिणीता जी, क्या बात है, आपने तो मेरा दिन बना दिया आज। वाकई आप जैसी खूबसूरत जो है कलाकृति, ईश्वर की कलाकृति, अगर मुझे खूबसूरत कहेंगी तो मेरा दिन तो बनना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए। और हम अपना सफ़र शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि इस साहित्यिक मंच पे आपका हार्दिक स्वागत। और कृपया मुझे सबसे पहले अपने जीवन की प्रारंभिक यात्रा, मतलब मैं ये कहूँगी कि हम यात्रा बचपन से ही शुरू करना चाहेंगे कि आप अपने बचपन कहाँ आपका रहन सहन हुआ, कैसे आप बड़े हुए और किस तरीके से आप साहित्य के सफ़र तक आए, मतलब वो मुझे थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। हाँ, मैं मूलतः बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हूँ, मुजफ्फरपुर की ही हूँ रहने वाली। और पिछले 25 साल से शादी के बाद से फरीदाबाद की धरती को सुवासित कर रही हूँ। बचपन से ही मेरे मम्मी पापा जो है वो साहित्यिक रहे हैं। हमारा अपना स्कूल था और घर में शिक्षा का ही माहौल था। मेरे फादर मदर भी बहुत अच्छा लिखते थे, लिखते हैं बल्कि। और तो घर में मुझे माहौल ही ऐसा मिला, तो बचपन से ही एक हैबिट बन गई कि हमने कुछ लिखना है। फिर धीरे धीरे जब मुझे लगता है 5th या 6th क्लास में थी, तब उस टाइम पे नंदन चंपक जैसी पुस्तकें आती थी, बाल हंस। तो उसके लिए हम वो छोटी छोटी कविताएं लिख के जब भेजती थी वहां पे, तब से मेरा मतलब लिखने का काम शुरू हुआ। कभी मम्मी के लिए कुछ लिखा, पापा जी के लिए कुछ लिखा। तब नए नए साल पे ग्रीटिंग कार्ड का बड़ा चलन होता था, तो उसके कोटेशन लिखते लिखते वो एक लिखने की यात्रा शुरू हो गई। और फिर वो बीच में थोड़ा सा शादी के बाद थम सा गया था। कॉलेज में काफी लिखा मैंने, वहाँ एनएसएस में थी, एनसीसी में थी, तो कई सारे प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिलता था। वहां पे मैं अपनी लिखी कविताएं सुनाती थी और सरिता में, गिरी शोभा में मेरी कई सारी कविताएं छपी। तो वो बड़ा प्रोत्साहन सा मिलता था, अच्छा लगता था, लिखते रहते थे कुछ ना कुछ। फिर शादी हो गई तो वो सफर थोड़ा टूट सा गया, क्योंकि नए जगह में नए तरीके से रचना बसना, तो वो कई सारी मुश्किलें आती थी। और फिर लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ पे भी सेटल हो गई। फिर दोबारा मैंने 10 साल पहले लिखना शुरू किया, तो अब तो कई सारे ग्रुप से जुड़ी हूँ और कई सारे मेरी काव्य संकलन भी आ गई हैं, तो अब कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपकी जो स्टोरी, जो कहानी, जो मतलब मैंने सुनी, आपका जो सफ़र सुना, उससे मतलब मुझे यही एहसास हुआ कि मिट्टी बदली पर संस्कार नहीं, संवेदनाएं भी वही रहीं। साहित्य, संगीत, सेवा, तीनों सहजता से के साथ लेकर आप चलती रहीं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और मैं यही जानना चाहूँगी कि जैसे बिहार से लेकर के, बिहार की मिट्टी से लेकर के फरीदाबाद तक का जो आपका ये सफ़र रहा, वो उसने आपके व्यक्तित्व को मतलब किस किस प्रकार निखारा, यहाँ आकर के आपको मतलब कौन कौन से ऐसे मौके मिले
मैं फरीदाबाद आकर के, और जिसकी वजह से, और या कौन सा बिहार का ऐसा मौका था जिस मौके को आपने फरीदाबाद में भी मतलब फैलाया? कुछ ऐसा अगर है तो आप बताइए ज़रूर। जी, बिल्कुल। बिहार से जब एकदम से फरीदाबाद आए तो नए लोग, नया माहौल, बल्कि लैंग्वेज भी अलग थी, भाषा भी बिहार से, और यहाँ की भाषा बोली अलग, रहन-सहन अलग। तो काफ़ी दिक्कतें आई थी शुरू में, इतने अपने आप को निखारना, अपने आप को यहाँ के हिसाब से सेट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो है कि धीरे-धीरे यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, और चूँकि मेरा भी कह सकते हो आप बचपन से ही नेचर ऐसा था घुलने-मिलने वाला, तो मैंने बहुत जल्दी यहाँ की संस्कृति को भी अपना लिया, बहुत जल्दी यहाँ के संस्कार भी मैंने अडॉप्ट किए। और यहाँ पे धीरे-धीरे जब मैंने लिखना शुरू किया, जो मेरा साहित्य का सफ़र था, तो जब मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि हाँ, अच्छा है, आप कर सकते हो, करो। तो मतलब लगातार मैं करती गई, अपने ऊपर काम कह सकते हो, तो इस तरीके से मेरा व्यक्तित्व निखरता गया, और यहाँ पे मेरी प्रतिभा को बहुत सम्मान भी मिला, सहयोगी लोग मिले, और उन लोगों के सानिध्य में धीरे-धीरे मेरा व्यक्तित्व निखरता गया। और कह सकते हो आप कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे सहचर डॉक्टर आर के श्रीवास्तव का रहा, कि उन्होंने मुझे कहते हैं ना पुश, हर हर जगह पे उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, करो। और उन्होंने मेरे हर तरीके से साथ दिया, और मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा खुला आसमान दिया, जहाँ मैं जैसे चाहूँ पंख पसार के उड़ सकती हूँ। तो इस तरीके से फरीदाबाद में भी मेरा व्यक्तित्व उभरता गया, और आज मैंने एक मुकाम भी हासिल कर लिया है। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि एक लड़की जो होती है वो एक धान के पेड़ की तरह होती है, कि वो एक जगह उगाई जाती है, एक जगह उसको बोया जाता है, फिर दूसरी जगह उसको रोपा जाता है, तो उसके बाद ही वो फलती फूलती है। और अगर मिट्टी, पानी, सब कुछ माहौल जो है अच्छे से मिले तो वो बहुत अच्छी फसल देती है। ठीक उसी तरीके से आपकी कहानी है, और आप बहुत सौभाग्यशाली, मुझे लगता है कि आपको सुन करके मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो पीछे से भी मतलब मदर फादर की बैकग्राउंड थी, वो भी साहित्यिक थी, और यहाँ पर भी आकर के आपको ऐसा माहौल मिला, ऐसा संग मिला कि आप अपने आपको, अपने लेखन को, अपने साहित्य को, अपनी जो क्या कहते हैं इच्छाओं को फलीभूत कर सकी। तो जैसे आप जीवन में जब साहित्य क्षेत्र में थी तो उसमें आपने संगीत का समावेश और उसके साथ में फिर समाज सेवा का समावेश, इन तीनों का जो समन्वय था वो किस तरीके से मतलब किया, कैसे हो पाया ये सब? इसके लिए तो दीदी मैं अपने मम्मी पापा को ही, उनका ही, जो मेरी मम्मी है डॉक्टर आभा सिन्हा और पापा हैं अरुण कुमार प्रभात, उनका ही आभार व्यक्त करती हूँ। वो ही मेरी प्रेरणा है। और चूंकि घर में बचपन से ही साहित्य, संगीत और समाज सेवा, मेरे पापा का भी एनजीओ था, और काफी छोटे से हम लोगों ने पापा के साथ काम किया, तो वो एक तरीके से हमारे खून में ही रचा बसा हुआ था, वो हमारे खून में था। पापा के साथ मैंने एडल्ट एजुकेशन और मतलब एजुकेशन के ऊपर काफी सारा काम किया। मम्मी भी उस टाइम पे हमारा एनजीओ था, तो मम्मी भी सिलाई बुनाई वगैरह की क्लासेस देती थी, हमारा स्कूल था ही, तो मतलब और संगीत में भी उन लोगों की काफी रुचि थी। तो बचपन से ही वो साहित्य, संगीत और समाज सेवा का समावेश रहा घर के अंदर, तो वही हमारे अंदर भी आ गया। तो मेरे लेखन, फादर भी जैसे बहुत अच्छा आपने लिखते आपने हैं, मम्मी लेखन भी में, बहुत अच्छा लिखती है। लेखन में आपने जी। पहला कदम रखा, और जो भी कविता या जो भी भाव आपका आया, मैं सुनना चाहूंगी उस पहला भाव आपका क्या था लेखन में जब आपने स्टार्ट किया, अगर आपको याद है तो क्या आप बता पाएंगी? हाँ जी, मैं अपने पापा के लिए 2 लाइनें लिखी थी और मम्मी के लिए। मेहनत मजदूरी ताकत की परिभाषा है मेरे पिता। मेहनत मजदूरी ताकत की परिभाषा है मेरे पिता। मेरी तो बोली और भाषा भी मेरे पिता। मेरी तो बोली और भाषा भी मेरे पिता। मेरी जिंदगी की मसाल है मेरे पिता, और सच कहूँ तो भगवान है मेरे पिता। सच कहूँ तो भगवान है मेरे बहुत खूब, पिता। और बहुत खूब। यही अपने यही के कहते हैं लिए ना भी कि हमारे जीवन के जो प्रथम गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, माता-पिता होते हैं, तो और मैं एक मम्मी तरीके के लिए से, भी 2 लाइन लिखा था साथ में ही। हाँ हाँ, माँ का आंचल जैसे जन्नत, माँ का आंचल जैसे जन्नत, खुदा की नेमत जहाँ पूरी हो हमारी हर मन्नत। खुदा की नेमत जहाँ पूरी हो हमारी हर मन्नत, दिल का सुकून, आंखों में नूर, आशीर्वादों की बारिश, प्यार की बौछार।
दिल का सुकून, आंखों में नूर, आशीर्वादों की बारिश, प्यार की बौछार, जीवन में उसके होने से खुशियों की बहार ही बहार। उसके होने के बाद अगर वो है तो हम कोई कुछ नहीं हो सकता। तो ये लिखा था मैंने सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कविताएं जो है ना बहुत ही सरल हैं, मतलब एकदम सरल भाषा में सरल तरीके से कहे हुए, मतलब गहरे भाव छोड़कर जाती हैं, ऐसी आपने शैली चुनी है। और जहाँ तक मैंने आपकी और कविताएं भी सुनी है, हमेशा एक सरल भाषा के साथ, मतलब सरल शैली को ही आप चुनती हैं। तो मतलब इस शैली को आपने मतलब पूरी तरीके से हर कविता में अपनाया है, या इस शैली को कहीं आपने बदला भी है? नहीं, मतलब मैं सरल साहित्य में भाषा में ही कौन कौन लिखती सी हूँ। विधाओं में, और कौन कौन सी मुझे शैली में आप लिखती हैं? मैं सरल भाषा में ही लिखती हूँ ताकि वो जो लोग कविता के क्षेत्र से नहीं है उनको भी समझ में आ जाए। और मुझे सुनना भी ऐसा ही, पढ़ना भी ऐसी ही कविताएं पसंद है जो बिल्कुल सरल भाषा में हो, जिसे पढ़ के मैं समझ सकूं अच्छे से और समझा भी सकूं। तो मेरी कविताएं ज्यादातर सरल भाषा में होती हैं, मुक्त होती हैं, मुक्त छंद में होती हैं। मैं ऐसा ही लिखती हूँ, इसी शैली को अपनाती हूँ ज्यादातर। हम्म। तो इसी चीज़ को कहते हुए मैं एक दो लाइनें बोलती हूँ आपके लिए। जब इनके सरल शब्दों में गहरे भाव उतर जाते हैं, जब आपके सरल शब्दों में गहरे भाव उतर जाते हैं, तब एक सच्ची कविता के भाव पंख फैलाते हैं। तो सही में जब हम सरल भाषा को यूज़ करते हैं, और साहित्य थोड़ा सा, अगर हम साहित्य की तरफ बात करें तो कुछ साहित्य में साहित्यिक जाते हैं तो उसमें शब्द कुछ भारी हो जाते हैं, और कभी कभी ये भारी शब्द जो होते हैं ना, वो आम जनता को समझ में नहीं आते हैं। आम जनता, या ये कह सकते हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो उनके सर के ऊपर से निकल जी, जाते हैं। क्योंकि आजकल तो वो सुन देखिए, तो लेते हैं, आपका समझ नहीं आपकी जो पाते। शैली है, आप जिस तरीके से बोलती हैं, उसमें जो है ना, जो नई पीढ़ी के युवा युवा वर्ग के लोग हैं ना, जिनको बहुत अच्छे से हिंदी नहीं आती है, वो भी आपके भावों को समझ जाते हैं। जी, तो जब आप कविता जी। लिखती हैं, मतलब बहुत ही सरल शैली में लिखती हैं, बहुत ही मतलब सौम्य आपका भाव आता है उसके अंदर, तो पहले लिखते टाइम आपका कविताओं में भाव आते हैं, या पहले आप शब्दों का चयन करती हैं? नहीं, पहले तो भाव आते हैं, जब भाव आते हैं तभी शब्द दिल से निकलते हैं। और हम्म। अभी मैं आपको एक कविता अपनी सुनाती हूँ जो मैंने अपने जन्म स्थल मुजफ्फरपुर पे लिखा है। और ये कविता 2-3 जगह मुझे अवार्ड तो जो मिले वो अलग बात है, लेकिन जो बिहार के बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी जिन्हें नहीं पता वहाँ के बारे में, तो वो हम्म। अच्छे से इसको समझ के सुन के उन्हें बड़ा अच्छा फील हुआ, उन्होंने बल्कि इसके लिए मुझे कमेंट भी किया। तो मैं आपको सुनाती हूँ। स्वागत है आपका। बूढ़ी गंडक के तट पर बसा हुआ मेरा जन्म स्थान है। बूढ़ी गंडक के तट पर बसा हुआ मेरा जन्म स्थान है। अजीब सा सुकून है इसकी मिट्टी में, मुजफ्फरपुर इसका नाम है। अजीब सा सुकून है इसकी मिट्टी में, मुजफ्फरपुर इसका नाम है। इतिहास पुराना है इसका, बिहार की गौरव शान है। इतिहास पुराना है इसका, बिहार की गौरव शान है। सांस्कृतिक विरासत मशहूर है इसकी, विदेशों में भी मान है। सांस्कृतिक विरासत मशहूर है इसकी, विदेशों में भी मान है। साहिल लीची मशहूर है दुनिया में, आपने भी सुना होगा। शाही लीची मशहूर है दुनिया में, लिट्टी चोखा इसकी पहचान है। और अब ये बहुत इंटरनेशनल बन गया है। शाही लीची मशहूर है दुनिया में, लिट्टी चोखा इसकी पहचान है। लहठी शहद सूती वस्त्र उद्योग का लोहा मानता हिंदुस्तान है। लहठी शहद सूती वस्त्र उद्योग का लोहा मानता हिंदुस्तान है। स्वीट सिटी के नाम से जाना जाए, स्वीट सिटी के नाम से जाना जाए, बज्जिका मुख्य बोली इसकी। स्वीट सिटी के नाम से जाना जाए, बज्जिका मुख्य बोली इसकी। आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में कोई नहीं सानी जिसकी। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की जन्म धरती है मुजफ्फरपुर। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की जन्म धरती है मुजफ्फरपुर। और खुदीराम बोस जुब्बा सैनिक की कर्म भूमि है मुजफ्फरपुर। बहुत भारत खूब। छोड़ो आंदोलन का हिस्सा है मुजफ्फरपुर। महात्मा गांधी के नमक आंदोलन का हिस्सा है मुजफ्फरपुर। बहुत भारत खूब। छोड़ो आंदोलन का हिस्सा है मुजफ्फरपुर। महात्मा गांधी के नमक आंदोलन का हिस्सा है मुजफ्फरपुर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा जैसे जाने कितने हीरे जरे हैं इसमें। सीता बुद्ध आम्रपाली महावीर के ढेरों किस्से भरे हैं जिसमें।
सीता, बुद्ध, आम्रपाली, महावीर के ढेरों किस्से भरे हैं, जिसमें भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लंगट सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट जान है इसकी। तो मोती झील की दुकान ने इमली चट्टी, सूता पट्टी, खट्टी मीठी पहचान है इसकी। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, भीम और लंगट सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट जान है इसकी। तो मोती झील की दुकान ने इमली चट्टी, सूता पट्टी, खट्टी मीठी पहचान है इसकी। रस में डूबी अपनेपन की बोली है जहां, रस में डूबी अपनेपन की बोली है जहां, डूब जाने को दिल चाहे ऐसा रिश्ता है वहां, डूब जाने को दिल चाहे ऐसा रिश्ता है वहां। रहूं चाहे दुनिया के किसी कोने में, रहूं चाहे दुनिया के किसी कोने में, पर मन तो बसा है वही मुजफ्फरपुर की शानदार गलियों में, वही मुजफ्फरपुर की शानदार गलियों में। क्या बात है परिणीता जी, आपने तो मुंह में पानी ला दिया और लगता है कि मुजफ्फरपुर मुझे जाना ही पड़ेगा। जिस हिसाब बिल्कुल से आपने स्वागत उसका है, वर्णन किया है, बिल्कुल स्वागत है। अभी तक तो सिर्फ नाम ही सुना था। अब लगता है जब मौका मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं, मुजफ्फरपुर जरूर जाऊंगी। बिल्कुल, तो आपके लेखन में मतलब मानव सेवा एनजीओ आप चलाती हैं, मानव सेवा, प्रकृति प्रेम और जन्म भूमि प्रेम जिसे कहते हैं, देश प्रेम भी की हमें स्पष्ट झलक दिख रही है। तो आप अपने इन जीवन मूल्यों के जुड़ाव पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि ये जीवन मूल्य आपके जो हैं इसमें मतलब कहाँ तक आप रच बस गई हैं? आप कह सकते हो, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है, कई लोग मुझे सोचते हैं पता नहीं क्या ही है, क्यों एनजीओ करना चाहते हैं। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम काम तो कर ही रहे हैं, खाने के लिए सब, हर किसी को कमाना होता है, जीने के लिए हर किसी को कमाना होता है। और भगवान की दया से मेरा भी इंस्टीट्यूट है, अच्छा चल रहा है, संगीत के माध्यम से भी मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ। लेकिन जो एक एनजीओ है वो चूंकि मेरे खून में ही है, तो वो उसको आप एक कीड़ा भी कह सकते हो, वो लगा ही रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है प्रकृति के लिए। जो वंचित क्षेत्र के बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे, मैं उनके लिए जितना कर सकती हूँ, जो कर सकती हूँ, और आप जैसे लोगों के माध्यम से करवाती भी हूँ। कि मैं कहूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हमारी पूरी टीम है। और आप जैसे बहुत सारे लोग भी हैं जो हमारा सहयोग करते हैं, जिनके सहयोग, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए फंड सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। बिल्कुल। और ये फंड जो है हमें आप जैसे लोगों से ही हम इकट्ठा करते हैं, और फिर मैं उससे उन लोगों का मैं अपने माध्यम से मैं खुद भी ज्वेलरी मेकिंग, पेपर ज्वेलरी है, जैसे कूलिंग है, या फ्लावर मेकिंग है, चॉकलेट मेकिंग, कैंडल। तो ये मैं उन लोगों को ट्रेनिंग देके, क्योंकि सिलाई बुनाई आज के डेट में कोई बच्चा नहीं करना चाहता है, या वो झुग्गी में रहता हो, से वो नहीं पसंद है। तो हम कुछ नया क्रिएटिव कराते हैं, फिर उनके एग्जीबिशंस लगाते हैं। और जब कोई बच्चा सक्सेस होता है, जो जब वो अपनी खुद की दुकान खोलता है या वो कहीं पे जॉब करता है, तो जो वो संतुष्टि मिलती है और वो जो खुशी होती है, वो शब्दों में नहीं बता सकते। और जब आपको कोई कहता है कि मैम इसके पीछे आपका हाथ है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे किसी बड़े पुरस्कार, बड़े अवार्ड से कम नहीं होता। आप कह सकते हो मेरे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि मुझे दूसरों के काम आना है, मैं किसी भी तरह से लोगों के काम आऊं। बल्कि मैं, मेरे हमारे संस्था का टैग लाइन ही है, करके देखिए अच्छा लगता है। आप करिए, आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही है। भाव जब जीवन में उपजे, शब्द स्वयं आकार लेते हैं। तो आपके भाव जो है आपके जीवन में जो है ना, जीवन का एक हिस्सा है, जो आपकी सेवा और प्रकृति मिलकर जैसे कविता का संसार रचते हैं, उसी तरीके से आपकी कविताओं में भी वही चीज़ नज़र आती है। क्योंकि आपकी हर रचना एक पड़ाव बन जाती है, हर पड़ाव में आपका एक विश्वास उभरता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो यही जो यात्रा है परिणीता जी, आपको बहुत एक आत्मिक प्रकाश देती है, जैसा आपसे मैं बात करके महसूस कर रही हूँ। तो इसी सफ़र में हम आगे चलते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जो है अभी थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें आपने मुझे भी बुलाया था, जहाँ जब आप बच्चों को राष्ट्रपति भवन भी ले गई थी। मैं जानना चाहूँगी कि ये आप राष्ट्रपति भवन बच्चों को ले गई थी, तो क्या उसका मतलब उद्देश्य क्या था, बच्चों को किस मकसद से उनसे मिलवाया और कैसा लगा वहाँ पर बच्चों को जा कर के? मैं थोड़ा सा वो अनुभव आपका ज़रूर चाहूँगी कि आप हमसे शेयर करें।
बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी पहली बार किसी ऐसे बड़े शख्सियत से मिल रही थी। और रामनाथ कोविंद से मिलना, उनको बिल्कुल ऐसे कभी हमने टीवी में बचपन से देखा करते थे, तो वो एक अलग ही अनुभव होता है। और जहां तक बच्चों को मिलवाने की बात है, तो ये जो वंचित क्षेत्र के बच्चे हैं, जो स्लम्स के बच्चे हैं, इन लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। वो उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें एक प्रेरणा मिलती है, उनको देख के कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि हम भी उस जगह पे जाके बैठे, क्योंकि हम उनको यही बताते हैं कि आप पढ़ाई करोगे, पढ़ने में ध्यान लगाओगे, आप अच्छे काम करोगे, तो अभी आगे बढ़ोगे। तो जो ये हमारा इस टाइप के लोगों से मिलाना होता है, उन लोगों को हम कई लोगों के पास आईएएस ऑफिसर्स के पास ले जाते हैं। जैसे हमारे पास कई कॉलेजेस के बच्चे आते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो हम बच्चों के सामने एक मिसाल पेश करते हैं कि आप देखो, आप भी ये कर सकते हो, आप भी ऐसे बन सकते हो। तो उन्हें ले जाने का यही मकसद होता है हमारा। और बच्चों के साथ साथ उनकी खुशी देखकर मैं तो वैसे ही खुश हो जाती हूँ। पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में जो आप काम करती हैं, जो आपकी कृतियां होती हैं, एनजीओ की खबरें जो प्रकाशन में आती हैं, उनसे आपको कितना, कैसे, क्या संतोष मिलता है, कैसे, मतलब क्या फील करती हैं जब वो अखबार में आपकी खबर छपती है? सुकून सुकून मिलता है, आत्मिक संतोष मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नाम नहीं होता, ये कि खबरों में नाम आने से ये नहीं कि नाम है, ये हमारे लिए एक सम्मान की भी बात है, हमारे काम को सम्मान मिल रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि जब न्यूज आते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं उसको। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो फेसबुक पे लाइव चल रहा है, इंस्टाग्राम पे तो लोग देखते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग भी हैं तो देखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम करें कहाँ। मान लो आप दान देना चाहते हो, लेकिन किसको हम दान दें, कौन काम कर रहा है? तो आप चाहते तो हैं करना, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो उन खबरों के माध्यम से लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो हमें कांटेक्ट करते हैं, फिर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते भी हैं। तो खबर का तो काफी है, मान्यता है कि उन मतलब खबर छपने के बाद हमें तो जो सुकून संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, वो तो मिलता ही, साथ ही हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं। नए लोग अब भी जुड़ बच्चे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो आप बचपन से ही लिखती हैं, जैसा कि आपने बताया, लेकिन आप कंटिन्यूअस 10 वर्षों से साहित्यिक यात्रा में हैं। तो इस यात्रा में ऐसा कौन सा क्षण रहा जिसने आपको बहुत अधिक आत्मविश्वास दिया, जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ, अब मेरी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है? जी, इसी साल मुझे विमेंस डे पे निष्ठा विमेंस अचीवर अवार्ड मिला था। तो हम्म। एक्चुअली ये पूरे इंडिया से 17 लेडीजों को चुना गया था, उसमें उसके लिए 17 अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज, जिनके बारे में कि मैं कह सकती हूँ एक्चुअली मेरे घर का माहौल ऐसा था कि पापा ने जरूर मुझे म्यूजिक सिखाया, लेकिन आप कह सकते हो बिहार का माहौल मतलब ऐसा नहीं है स्टेज शो जैसा। तो पापा ने मुझे जाने नहीं दिया कहीं पे, मतलब गुरुजी के साथ छोटे मोटे ऐसे बैंक का कोई प्रोग्राम है स्कूल का तो जाती रही, इसलिए शो नहीं किया कभी। उसके बाद शादी हो गई, तो शादी इसीलिए म्यूजिक बैकग्राउंड के घर में हुई। मेरे ससुर जी भी डांस टीचर थे, वैसे वो प्रिंसिपल थे, और साथ में डांस टीचर भी थे। मेरी 5 नंदे, वो सब इसी लाइन से सब अपने अपने सब वो डांस टीचर हैं, अच्छी म्यूजिक टीचर हैं। तो मतलब मेरी शादी इसलिए ऐसे घर में हुई कि मुझे वो माहौल मिल सके। लेकिन हस्बैंड को नहीं पसंद था स्टेज शो करना स्टार्टिंग में, तो फिर मैंने स्टेज शो नहीं किया कभी। बाद में मैं, अब मेरी संस्था है और एफिलिएटेड संस्था है, मैं एज ए जज भी जाती हूँ, लेकिन मतलब स्टेज परफॉर्मेंस कभी नहीं किया। और जब मुझे वो निष्ठा विमेंस अचीवर अवार्ड मिला, उसमें 17 ऐसी दिग्गज, बाकी की 16 जो लेडीज थी, वो मतलब आप इंटरनेशनल उनको परफॉर्मर कह सकते हो। तो वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब मैंने अपने अभी क्षेत्र में अपने म्यूजिक में या एनजीओ में इतना काम कर लिया है कि मैं ऐसे लोगों के साथ स्टेज शेयर कर सकती हूँ। तो वो क्षण मेरे लिए बहुत गर्व का था, और मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ा कि मतलब मैं जिस रास्ते जा रही हूँ वो रास्ता सही है, मैं सही ठीक चल रही हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगा। आपने अभी बताया कि आपके जो ससुर जी हैं वो संगीत के टीचर हैं, तो आप जो है श्री नंदेश्वर कला केंद्र की डायरेक्टर और प्रिंसिपल भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि नंदेश्वर कला केंद्र आपने मतलब खुद ने खोला था, या इसमें ससुर जी की भी कुछ वो था? नहीं, आप इस एक्चुअली कला क्या है केंद्र के कि माध्यम से आप किस प्रकार की सांस्कृतिक दृष्टि समाज में विकसित करना चाहती हैं, और दोनों सवालों का आप मेरे जवाब दीजिए।
ये ससुर जी ने तो नहीं खोला था, ससुर जी अब हैं नहीं। और लेकिन जो मेरा ससुराल है उस गाँव का नाम नंदलालपुर है, जो हाँ जी। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हमारे मतलब घर के बाहर एक महादेव जी का मंदिर है जिनका नाम है नंदेश्वर महादेव। जी। तो मैंने जब अपना म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोलने का सोचा, जब एफिलिएशन के लिए मुझे नाम देना था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि चूंकि हमारी पूरी इन लॉज की फैमिली इसी फील्ड से है, तो और बाहर रहते जरूर है लेकिन घर से एक लगाव तो है ही। तो ये था कि जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम हो ऐसा हो कि मैं उस गांव के नाम को भी रोशन कर सकूं, क्योंकि जो मेरा इंस्टीट्यूट है ये वर्ल्ड लेवल पे है। मैं बाहर के बच्चों को भी भारतीय संस्कृति से रूबरू कराती हूँ, उन्हें मतलब भजन और यहाँ के जो गाने हैं उनको सिखाती हूँ। तो मेरा ये था कि मैं कैसे उस गांव को अपने साथ ऐड कर सकती हूँ उस चीज को। तो मैंने अपने संस्था का नाम श्री नंदेश्वर कला केंद्र रखा। और निस इसके माध्यम से मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे भारतीय संस्कृति को सीखे। आज के जो वो ऐसे कह सकते हैं छोटे सब जो कि डोरे में से निकल के सारे गांवों पे आ जाए। तो निसंदेह उन्हें निसंदेह जो मैंने बोला कि आप देश प्रेम आपकी भावनाओं में झलकता है। सरोज मैम। तो यस मैम। हाँ मैम से कुछ सुन लीजिए मैम, कुछ सुनाए, संगीत और साहित्य से जुड़ी हुई हैं तो बिल्कुल उनसे अनुरोध बिल्कुल। है कि वो कुछ सुनाए, क्योंकि हमारे दर्शक श्रोता शब्द वीणा केंद्रीय पेज से जुड़े हुए हैं और वो सुनना भी चाहेंगे आपकी आपके संगीत को और आपके साहित्य को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बिल्कुल मैम। उसका कुछ रस ही अलग होता है और एक कलाकार का परिचय उसकी कला से होता है, तो हम लोग बिल्कुल भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। पंडिता जी आपने जो है दर्शकों की और रश्मि जी की रिक्वेस्ट को सुना। और जी। मैं चाहूँगी कि जैसे आप संगीत में अगर आप कुछ सुनाना चाहें। तो मैं अपना लिखा एक भजन सुनाती हूँ दी। बिल्कुल सुनाइए, स्वागत स्वागत है। मैंने स्वागत। राधे राधे कृष्णा पे लिखा था। राधे कृष्ण की छवि निराली, देख जिया मोरा हर्षा जाए। राधे कृष्ण की छवि निराली, देख जिया मोरा हर्षा जाए। कदम के पेड़ पे झूले हैं झूला, कदम के पेड़ पे झूले हैं झूला। राधा संग देखो कृष्ण मुरारी, नाचे मोरे गाए पपिया, पीयू पीयू की धुन मत वाली, नाचे मोरे गाए पपिया, पीयू पीयू की धुन मत वाली। कान्हा के होठों से लगे, कान्हा जी के होठों से लग, बांसुरी की धुन आए सुहानी, धुन सुने रुकना पाए राधा, गौरी वृंदावन धाम पधारी, धुन सुने रुकना पाई राधा, गौरी वृंदावन धाम पधारी। आकर ही से लगी कान्हा के, आकर ही से लगी कान्हा के, भाव विभोरे हो राधा प्यारी। यमुना के तीरे कदम्ब का झूला, बैठी पिया संग राधा दुलारी। यमुना के तीरे कदम्ब का झूला, बैठी पिया संग राधा दुलारी। माथे शोभे मोर पंख कान्हा के, माथे शोभे मोर पंख कान्हा के, होठों पर मुस्कुराहट निराली। प्रेम के रस में डूबे हैं दोनों, देखो कैसी छवि निराली। प्रेम के रस में डूबे हैं दोनों, देखो कैसी छवि निराली। रंगे दोनों एक दूजे के रंग में, रंगे दोनों
भूले भूल गए सब संगी साथी, गैया भूले गोपिया भूले भूल गए सब संगी साथी। बसंती पवनी प्रेम की खुशबू, बसंती पवनी प्रेम की खुशबू, तन मन से महकाए रही है, प्रेम के रंग में रंगे हैं दोनों, सुध बुध अपने बिसराए गए हैं, प्रेम के रंग में रंगे हैं दोनों, सुध बुध अपनी बिसराए गए हैं। रूह से रूह का मिलन है इनका, रूह से रूह का मिलन है इनका, प्रेम की अद्भुत मिसालें बने हैं, उर्मे समाई राधा कान्हा के दो जिस्म, वो तो एक जान बने हैं, उर्मे समाई राधा कान्हा के दो जिस्म, वो तो एक जान बने हैं। जन्मों जन्म का नाता है इनका, जन्मों जन्म का नाता है इनका, एक दूजे के प्राण बने हैं, राधे कृष्ण की छवि निराली, देख देख नैना थके हैं, राधे कृष्ण की छवि निराली, देख देख नैना थके हैं, देख देख नैना थके हैं, देख देख बहुत ही सुंदर। मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि बस सुनती जाऊं। बहुत सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर भाव, मतलब मजा ही आ गया सुन करके। तो मतलब क्या कहने, मतलब खो गई श्री कृष्ण की जो छवि है। उन्हें योगेश्वर जी बोला जाता है, लेकिन पूजा उनके प्रेम रूप की ही होती है। हमेशा राधा कृष्ण का मंदिर में जो है, राधा और कृष्ण के साथ ही होते हैं, चाहे उन्होंने महाभारत रचा, चाहे उन्होंने गीता का उपदेश दिया, लेकिन पूजा जो है उनके प्रेम के रूप की ही होती है। सत्य कहा आपने। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि साहित्य, जैसे कि आपका एक बहुत अच्छा संगम है साहित्य का और संगीत का, तो साहित्य और संगीत जो है वो भारतीय संस्कृति के सशक्त वाहक हैं क्या? आपको ऐसा लगता है? जी, बिल्कुल बिल्कुल लगता है, क्योंकि हम साहित्य और संगीत के द्वारा ही जन साधारण में जागरूकता फैला सकते हैं, और फैलता भी है। देखिए, बच्चे फिर से वापस अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप विदेशों में रह रहे बच्चों को हिंदी और संगीत सिखाने का अनुभव मतलब ले चुकी हैं। वो अनुभव मतलब कैसा फील करती हैं उनको जब आप पढ़ाती हैं विदेशी लोगों को? तो आपको क्या लगता है कि मतलब इतनी व्यवस्था, इतनी आप व्यस्त रहती हैं, इतने सारे काम करती हैं, तो मतलब ये सब कैसे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप ये सब कैसे सामंजस्य कैसे बिठा पाती हैं इन सब चीज़ों का? एक्चुअली क्या है कि आपको जिस काम को करने में मजा आता है तो आप टाइम निकाल ही लेते हैं। तो मुझे मतलब ये मेरा पैशन कह सकते हैं, मुझे इन कामों को करने में मजा आता है, तो फिर टाइम निकल ही जाता है। और जो बाहर के बच्चे हैं वो ज्यादा अपनी संस्कृति के लिए अवेयर है। उनके पेरेंट्स ज्यादा चाहते हैं, उनके अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे जाने, वो हिंदी बोलना सीखे, वो हिंदी में गाने गाएं, भजन गाएं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो कब इंडिया जाए तो अपने आप को अलग ना समझे। वो जब अच्छा, भारत की धरती पे आए तो अपने आप को भारतीय ही समझे, क्योंकि आपके जितने भी रिलेटिव होते हैं हर कोई मतलब इंग्लिश में बात करे ऐसा जरूरी नहीं होता। दादी नानी से फिर बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते अपने आप को। अगर उन्हें हिंदी आएगी तो एटलीस्ट वो उन भावनाओं को समझेंगे, जो बड़े उनसे बात करेंगे हिंदी में तो वो रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है, सुकून मिलता है। ऐसा कुछ अगर मैं कर पा रही हूँ, मेरे द्वारा देश सेवा हो रही है। विदेशों में जो बच्चे रह रहे हैं, जैसे हिंदुस्तानी बच्चे, क्या कोई ऐसा अनुभव भी आपको मिला है कि हिंदुस्तान के अलावा
विदेश के ही प्रॉपर विदेश, मतलब हिंदुस्तानी ना हो वो, और उसने आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है या कनेक्ट है वो? वो एक्चुअली मैं इंग्लिश गाने सिखाती नहीं हूँ, लेकिन अभी एक आ रही है गुड़िया जो वैसे अभी बीएचयू में पढ़ती है, आगे उसको बाहर जर्मनी वगैरह जाने का प्लान है, तो वो इंग्लिश गाने गाती है। वो गाती है, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको सिखा भी रही हूँ, लेकिन मैं उसको मोल्ड हिंदी की तरफ ही कर रही हूँ। नहीं, हिंदी गाने ज्यादा बेटर है तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप अरुणाभा वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक भी हैं, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं। अरुणाभा वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा अपने मम्मी पापा से ही मिली बचपन से। मेरा जुड़ाव काफी रहा भी है अपने अभिभावक के साथ, खैर सब बच्चों का होता है, लेकिन मतलब मेरा कुछ ज्यादा ही था। मैं चाहती थी कि जो वो समाज के लिए कर रहे हैं, और बचपन से ही उनको मैंने देखा, हमेशा ही मेरे फादर ने रेड लाइट एरिया में बहुत काम किया है, उनके लिए बहुत काम किया है, एडल्ट एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। हम तो बस सहयोग करते थे, मेरी मम्मी भी करती थी, तो मुझे ऐसा था कि उनके नाम पे मुझे कुछ करना है कि वो अमर हो जाए। अभी है, खैर उनका आशीर्वाद हम पे बना हुआ है, और उनके नाम से ही अरुण और आभा। मेरे अच्छा, पापा का नाम अरुण, मम्मी का आभा है, तो बहुत खूब। उनके नाम से ही मैंने अरुण आभा वेलफेयर सोसाइटी खोला। और इसमें ये भी है कि हस्बैंड का भी पूरा साथ रहता है, अ, और उसमें है कि हम कभी चाह के भी कुछ गलत नहीं करेंगे। हम्म। जो एक लोगों में धारणा बनी हुई है कि एनजीओ है, अरे ये क्या करते होंगे, तो नहीं, वो मैं सबको बताती हूँ। ये इस एनजीओ के नाम के साथ जिन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, तो कभी हम चाह के भी गलत इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मैं अपने, आप कह सकते हो, मैं अपनी तरफ से उनको सम्मानित करना चाहती थी, उनको सम्मान देना चाहती थी। तो मेरे मन में ये था कि मैं अपने मम्मी पापा के नाम पे ही एनजीओ शुरू करूंगी, तभी मैंने किया। और मुझे आज वही पता लोग चला आपकी सोसाइटी का। मैं अरुणाभा सोसाइटी को बहुत पहले से जानती थी, लेकिन हाँ, ये मुझे आज पता चला कि आपके मम्मी और पापा दोनों के नाम से मिलकर के ये अरुणाभा सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है। बहुत अच्छा लगा मम्मी का सुनकर। नाम मैं ये सिन्हा है, जानना और चाहूंगी, पापा का अरुण कुमार परमार। जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही खूबसूरत समन्वय जो आपने बिठाया, बहुत ही सुंदर लगा मुझे जान करके। और मैं ये जानना चाहूँगी कि एक साहित्यकार के साथ साथ जो आप सामाजिक जो नेतृत्व कर रही हैं, समाज का नेतृत्व कर रही हैं, कहीं कहीं आपको कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा होगा। तो कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण घटना, कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति जो आपके सामने आई हुई हो और आप हमारे साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ? जी दीदी, बहुत आती हैं मुश्किलें। साहित्यकार बनना तो आसान है, क्योंकि साहित्यकार क्या, हम लिखते हैं, उसको छपवाते हैं, या हम किसी मंच से जाके बोलते हैं, तो कोई डिस्करेज करने वाले लोग बहुत शायद ही बिरले मिलते हैं, नहीं तो आपको मोटिवेट ही करते हैं कि नहीं, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा कर रहे हो। लेकिन जो सामाजिक नेतृत्व करना है, ये बहुत मुश्किल काम है। आप कितना भी कुछ कर लो, डीमोटिवेट करने वाले लोग भी मिलते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा, आप क्यों कर रहे हो, फायदा नहीं है तो आप क्यों करोगे, आप पैसे लेके जाने क्या करते हो, मतलब इस टाइप के बहुत सारे लोग भी मिलते हैं। अच्छे लोग मिलते हैं तो बुरे लोग भी मिलते हैं। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है कि कई बार होता है कि हम बहुत हार जाते हैं। कोरोना टाइम में जैसे सब लोग अपने घरों में थे, और मैं, मेरे हस्बैंड, हमारे एनजीओ के और भी मेंबर्स, हम रोज खाना बांट रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जो हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं। उस टाइम हमने एक राशन का किट बनाया हुआ था कि भाई आप जितना कर सकते हो अपनी तरफ से, 1 किट, 2 किट, 4 किट, जितना आप दे सकते हो आप हमें दीजिए। क्योंकि 80 परिवार के, उस टाइम में मेरे पास 180 बच्चे थे, तो 180 परिवार तो हमारे पास ही था जिसको कि खाना राशन की जरूरत थी। तो लोगों से हम अपील करते थे, लोग दे के जाते थे। तो जहाँ कुछ लोग हमें मोटिवेट करते थे कि अरे इस टाइम में भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वहीं कुछ लोग ये थे कि अरे इनके घर में तो इतना राशन आ रहा है, इन्हें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, ये लोग इतना राशन लेके करते क्या है। क्योंकि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, हमने उस टाइम की कोई फोटो नहीं ली, कोई यहाँ वहां नहीं डाला, क्योंकि जो झुग्गियों के लोग थे उनको तो सरकार मदद कर रही थी। हम्म। एक्चुअल मदद जो थी वो मिडिल क्लास को चाहिए थी, जिनके दुकान बंद हो गए थे, जो छोटे मोटे रोजगार करने, जिनकी रेहड़ी पटरी बंद हो गई थी, उन्हें चाहिए था, और उन्हें भोजन पानी नहीं मिल रहा था। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं, वो अपना नाम भी नहीं बता सकते कि भाई हमें चाहिए, वो बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो घर में भूखे हैं,
और उसी दौरान खाना बांटने के दौरान ही मुझे एक पुलिसकर्मी मिला जो लगातार ड्यूटी में है, और उस बंदे ने बोला कि मैम हमें 2 किट दे दो, मेरे घर में राशन नहीं है। तो ये सुनना बहुत, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था, हमने किया भी। तो कुछ लोग उस टाइम पे ऐसे थे जो अपना नाम भी उजागर, वो भूखे रह के भी बोल नहीं सकते थे कि भाई हम भूखे हैं, आप हमें दे दो, क्योंकि गवर्नमेंट जो दे रही है वो तो सीधा झुग्गियों में जाके बांट दे रही है। और झुग्गी वाले ये कर रहे थे कि वहां से आटे की थैली ले रहे, वहां जाके दुकान वाले को बेचते, वो भी कर रहे थे। तो लेकिन उसमें भी लोग कुछ ना कुछ निकाल ही लेते कि भैया इनका घर भर रहा है, इनके राशन पहुंच जा रहा है। तो ये इसलिए ना, मतलब जो सामाजिक नेतृत्व करना, एनजीओ चलाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किलें आती है उसमें। सही कह रहे हैं आप। ये जो है ना, आपने जो जो समाज के लिए और करने का जो बीड़ा उठाया है, इसमें अच्छाइयों के, मतलब मैं ये कहूँगी अच्छाइयों के साथ साथ बुराई नहीं, अच्छाइयाँ कम और बुराई ज़्यादा मिलती है। ये मैंने भी महसूस किया है, क्योंकि कुछ कुछ ज़्यादा नहीं पर कुछ कुछ, मैं और मेरे हस्बैंड समाज से जुड़े रहते हैं। आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भी हैं वो हमारे एरिया के। तो इसमें मतलब काम करने के बावजूद भी बुराइयां मिलती हैं। कोरोना में जिस तरीके से आपने बताया उसी तरीके से हम लोगों ने भी हर परिवार को बोला था, हर परिवार से खाना कलेक्ट किया था, खाना कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाया था। और साथ में ये भी बोला था कि जो मजदूर लोग हमारे यहाँ काम करते थे, उनके घर काम बंद हो गए थे, तो एक एक परिवार को आप गोद ले लीजिए। एक ये भी हमने एक मतलब वहाँ पर मुहिम चलाई थी। तो सभी लोगों ने, जो जो लोग मतलब इच्छुक थे, मतलब प्रेशर नहीं डाला हमने किसी के ऊपर, लेकिन जो जो लोग इच्छुक थे सबने एक एक परिवार को गोद लिया, उनके सारे खर्चे वहन किए उस टाइम पर। तो आज मतलब उस चीज़ को करने की थोड़ी थोड़ी खुशी हम भी महसूस करते हैं। और सच में जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो हमें अपने आप में खुद में बहुत प्राउड फील होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपको इन्हीं सब कामों के लिए आपको इन्हीं कामों के शहर लिए में यही जाना है, बाकी चले जाना है। बिल्कुल सही बात है। आपको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। अभी हाल ही में आपको जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित होना आपके लिए क्या मायने रखता है, मतलब, और वो आपको किस चीज़ के लिए मिले, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी। ये साहित्य सेवा के लिए मिला है मुझे, दोनों ही। हम्म। और मेरी कविताओं को मिला था। और तो बहुत गर्व होता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, और प्रोत्साहन भी मिलता है अच्छा काम करने की, अच्छा लिखने की। बिल्कुल सही बात है। जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो है आपकी सृजनशीलता को जीवंत रखने में भूमिका निभाते होंगे। आपको लगता होगा कि हाँ, मोटिवेशन मिला है तो मैं कुछ और आगे करूँ। जी, बिल्कुल। ये आत्मविश्वास इतना होता है अंदर से, जब आपको कोई सम्मान मिलता है तो आपका दायित्व बढ़ जाता है आपको क्या कि मुझे और अच्छा करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सम्मान पुरस्कार जो है आपकी लेखन की दिशा को बदलते हैं या केवल प्रोत्साहन देकर के रह जाते हैं? कुछ दिशा भी बदल नहीं, बिल्कुल बदलते हैं। नहीं, बिल्कुल दिशा भी बदलते हैं। दिशा भी बदलते हैं। किस तरह की मतलब आगे की आपकी क्या सोच है कि आप साहित्य के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में आगे क्या करना चाहेंगी, या क्या आपको मिशन है, किस लेवल तक आप अपने मतलब इस सफ़र में पहुंचने की इच्छा रखती हैं? समाज के लिए तो मैं जो मेरे से हो रहा है कर ही रही हूँ। आगे जो मेरा विजन है वो ये है कि मैंने अभी पीछे राजघाट से नेचुरोपैथ भी किया है। कोरोना के बाद ये समझ में आया कि एलोपैथ मेडिसिन जो है वो बस बीमारियों को दबा रहा है, वो, और लोगों का इम्यून सिस्टम इतना कम हो गया है। तो उस समय मैंने राजघाट ज्वाइन किया, मैंने खुद नेचुरोपैथ किया। और आगे मेरा विजन है कि एनजीओ में मुझे वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम एक साथ खोलना है। बहुत क्यों? खूब। और वो इसलिए कि वृद्धों को भी सहारा मिलेगा और अनाथों को भी सहारा मिलेगा। ये जो बहुत। अलग अलग चल रहे हैं, वृद्धाश्रम कहीं और अनाथालय कहीं और, तो अनाथालय में आपको अटेंडेंट रखना पड़ता है, उनके का वो नर्सेज होती है जो उनको देखती हैं, उनको करती हैं। फिर वृद्धाश्रम में भी यही होता है। तो अगर हम वो दोनों एक साथ, मेरी ये सोच है कि अगर हम उसको एक साथ शुरू करेंगे और साथ में हम एक नेचुरोपैथ हॉस्पिटल भी खोल देंगे, तो एक तो वो बीमारी जो है बुजुर्गों की वो नहीं रहेगी, योगा और नेचुरोपैथ से जुड़ के वो काफी बेटर फील करेंगे। दूसरा, जो उनका एक भावनात्मक जिस चीज की कमी होती है वृद्धाश्रम में, लोग अपने बच्चों को याद करते हैं उसको, क्योंकि ज्यादातर घर वाले होते हैं, बहुत कम ऐसे वृद्ध होते हैं जो जिनकी फैमिली बिल्कुल नहीं है तो वो वृद्धाश्रम वाले हैं। ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली है फिर भी वो वृद्धाश्रम है।
तो जब वो उन अनाथ बच्चों को अपना पूरा प्यार दे सकेंगे, और जो अनाथ बच्चे हैं वो तो अनाथ ही हैं, उनका तो कोई है ही नहीं, तो उन्हें भी पूरा प्यार, अपनापन मिलेगा, साथ में वो बुजुर्ग भी अपनी खुशी पा सकेंगे उन बच्चों के साथ। तो ये सोच है मेरा आगे का, तो एनजीओ के लिए ये है। बाकी साहित्य में मैं टीनेजर्स को आगे लेके आती हूँ, मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, लिखो। मैं अपने एनजीओ के माध्यम के बच्चों को भी कहती हूँ लिखो। बाकी जो मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं जो गाना भी सीखना है, तो मैं कहती हूँ खुद गाने बनाओ, खुद लिखो, खुद करो, ताकि कि और वो भारतीय संस्कृति से जुड़ सके। मैं उनको कहती हूँ लिखो, उनका नुक्कड़ नाटक करवा देती हूँ या किसी स्टेज पे लेके जाती हूँ। तो युवा अपने बच्चों को साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति से जोड़ा जा सकता है और वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपना आपका जो मेरा जो अगला प्रश्न था वो यही था, लेकिन आपने उसका उत्तर पहले ही दे दिया कि नवोदित लेखकों को और कवित्रियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, तो आपने अपना संदेश पहले ही बता दिया कि आप उनके लिए क्या करना चाहती हैं। तो अंत में मैं यही चाहूँगी, यही बोलूँगी कि आप अपने जीवन को, अब मैं ये कहूँ कि अपने जीवन को आप एक पंक्ति में मतलब परिभाषित करें, तो क्या अपने आप में आप एक पंक्ति में किस तरीके से आप अपने जीवन को परिभाषित कर पाएंगी? समाज परोपकार सत्यनिष्ठा पर बसा हो हमारे मन में, क्या कर सकते हैं। साहित्य और समाज सेवा के लिए समर्पित जीवन, ये कह सकते हो आप मेरे लिए कि साहित्य और समाज सेवा के लिए ही समर्पित है मेरा जीवन। और बहुत बहुत इसके लिए क्या कहते हैं ना, देश सेवा का लगन लगा है, तो मैं 2 लाइन से अ, बताती हूँ। राष्ट्र प्रेम का लगन निराला है, जिसको लग जाए हो जाए मतवाला। बहुत खूब। राष्ट्र प्रेम का लगन निराला, जिसको लग जाए हो जाए मतवाला। पिए हम राष्ट्र प्रेम का प्याला, और राष्ट्र के बन जाए रखवाला। पिए हम राष्ट्र प्रेम का प्याला, राष्ट्र के बन जाए रखवाला। समाज परोपकार सत्य निष्ठा बसा हो हमारे कण कण में। समाज परोपकार सत्य निष्ठा बसा हो हमारे रग रग में। जिम्मेदार नागरिक बने और देश की रक्षा करे पग पग में। जिम्मेदार नागरिक बने, देश की रक्षा करे पग पग में। तो मैं अपने इन पंक्तियों से लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि अपने अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जरूर लाए। और आप जो भी कर रहे हैं, जो हर कोई, मैं ये भी कहती हूँ इसे प्रोग्राम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों को कहती हूँ कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़ के अच्छा काम कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और जो ये एक जीवन है, हमारे जाने के बाद हमें कोई याद रखे, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। तो हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद रखें। बिल्कुल सही बात है। आप ही के इन शब्दों को मैं आगे बढ़ाते हुए यही कहूँगी कि जो हमारे नव सृजनकर्ता हैं या नवोदित जो हमारे बच्चे हैं, उनको यही कहना चाहूँगी कि नव कलमों के हाथ में ही साहित्य का कल सजे। अनुभव जब आशीष बने, तभी सृजन आगे बढ़े, तभी सृजन आगे बढ़े। और इसी के साथ हम आज इस संवाद को यहाँ पर विराम देते हैं, और विराम देते हुए आपसे चाहूँगी कि अगर कोई बहुत प्यारी सी सुरीली सी जो आपको बहुत पसंद हो, वो कविता आप हमें सुना करके जाएं। तुमने आज चुनरिया शाम अपने रंग में रंग दी तूने। आज चुनरिया शाम अपने रंग में। हो गई मैं बन के बावरी, खो गई मैं बन के बावरी। सावरी तेरे रंग में हो रंग दी तूने। आज चुनरिया शाम अपने रंग में। प्रेम का रंग चढ़ा जो मुँह पे, प्रेम का रंग चढ़ा जो मुँह पे। लागू सुंदर जग से, प्रेम का रंग चढ़ा जो मुँह पे। लागू सुंदर जग से, रंग गई मैं होके बावरी, रंग गई मैं होके बावरी।
सावरिया तेरे रंग में हो रंग दी तूने चुनरिया या अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस संवाद की अंतिम बेला, भावों को देते विराम, जीवन पथ पर यूं चले जो बन जाए आपकी पहचान, जो बन जाए आपकी पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जो आप हमारे मंच पर पधारे। धन्यवाद।